प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान या प्रत्यावर्ती विभव का औसत मान। ये प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती विभव क्या है, आपको समझना पहले इसका बहुत जरूरी है। ये प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती विभव क्या है, अगर आप इसको समझ लेंगे तो आपको आसानी होगी औसत मान निकालने में। तो अगर आपने अभी तक प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती विभव को नहीं समझा है तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती विभव क्या है। तो देखिए, अब हमको क्या निकालना है, इसका औसत मान निकालना है। अब इन दोनों का औसत मान हमको निकालना है। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अब समझ में आएगा आपको, क्योंकि अब मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाला हूँ। देखिए, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान और प्रत्यावर्ती विभव का औसत मान कैसे आएगा, इसको समझने के लिए हम पहले इसका एक ग्राफ बनाते हैं। अगर आपने इसका ग्राफ समझ लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती विभव का ग्राफ कैसे बनाए हम, तो इस वीडियो का लिंक भी हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। देखिए, मैं अभी आपको यहाँ पर भी समझा दे रहा हूँ प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती विभव क्या है। देखिए, प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ अगर हम देखें तो प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ ऐसे बनता है। ये पहला अर्ध चक्र हो गया, यानी कि आधा चक्कर ये है, यानी कि पूरा चक्कर ये है। ठीक है, इस ग्राफ का पूरा चक्कर यही है, जीरो से लेकर के जब ये यहां तक आया आधे समय तक, यानी कि इसका आधा ग्राफ यहाँ पर है। इसने अभी आधा चक्कर पूरा किया है, जब नीचे से भी आधा चक्कर पूरा कर लेता है तो आधा चक्कर और नीचे का आधा चक्कर मिला करके एक चक्कर बना देता है, तो जिसका ग्राफ बन गया प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ। अब देखिए साथियों क्या है, अब प्रत्यावर्ती विभव का ग्राफ देखा जाए तो प्रत्यावर्ती विभव का भी ग्राफ सेम ऐसे ही बनेगा। ये आधा चक्कर हो गया और ये नीचे भी आधा चक्कर मिलकर के एक चक्कर बना लिया। अब देखिए, आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, दोनों का ग्राफ एक ही है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा का भी ग्राफ सेम है और प्रत्यावर्ती विभव का भी ग्राफ सेम है। भाई, जब दोनों समान ग्राफ के हैं तो अगर हम प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान निकाल लें, समझ रहे हैं आप, अगर हम प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान निकाल लें तो प्रत्यावर्ती विभव का औसत मान अपने आप आ जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के, क्योंकि आप देख रहे हैं सीधी बात नो बकवास। प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान है भाई, ये प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान हमने क्यों लिखा, अभी तो हम लिखे थे प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान या प्रत्यावर्ती विभव का औसत मान। हम प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान इसलिए लिखे हैं क्योंकि अगर हम प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान निकाल लेंगे तो प्रत्यावर्ती विभव का औसत मान निकालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो आप लास्ट में आपको पता ही चल जाएगा। देखिए, अब समझते हैं प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। तो यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा तो आपने समझ ली होगी, क्योंकि उसका वीडियो मैंने लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो सबसे पहले आप उसका वीडियो आप देख लिए होंगे, ऐसा मेरा उम्मीद है। देखिए, अब धारा का औसत मान आया। अब औसत आप समझे कि नहीं समझे वो हमको नहीं पता, इसलिए हम आपको औसत सबसे पहले हम समझाएंगे औसत क्या होता है। अगर आप औसत समझ लेंगे तो आपको और ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए औसत समझ लेते हैं, औसत क्या होता है। तो देखिए भाई साहब, औसत क्या होता है, औसत को समझिए। जैसे हम दे दें, क्या दे दें, एक स्टूडेंट है, एक विद्यार्थी है जिसके मैथ में आए हैं 10 नंबर, समझिएगा, मैथ में आए हैं 10 नंबर और फिजिक्स में आए हैं 20 नंबर। ठीक है, और केमिस्ट्री में आए हैं 30 नंबर और इंग्लिश में आए हैं 40 नंबर और हिंदी में आए हैं उसके 50 नंबर। देखिए, उसके मैथ में आए हैं 10 नंबर, फिजिक्स में आए हैं 20 नंबर, केमिस्ट्री में आए हैं 30 नंबर और इंग्लिश में आए हैं 40 नंबर और हिंदी में आए हैं 50 नंबर। अब कहा जाए इसका औसत निकालें, जो विद्यार्थी ने कुल कितने अंक प्राप्त किए इसका औसत निकालें, तो भाई साहब हम इस एक फॉर्मूला जानते हैं। औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है टोटल, टोटल बाई एन, यानी कि टोटल कितने टोटल नंबरों का योग और कितने नंबर हैं उनका। देखिए, टोटल इसका मतलब क्या हुआ, इन सबको जोड़ देंगे। टोटल का मतलब होता है, देखिए, 10 प्लस 10 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 और कितने नंबर हैं भाई, देखिए 1 2 3 4 5, 5 नंबर है तो 5 से इसका डिवाइड कर देंगे ना, सीधी बात। देखिए, 10 20 30 30 30 60 40, क्या होता है, 60 40 100 होता है, 100 और 50 150 होता है। तो हम क्या लिखेंगे, 150 और बटे में 5 है तो क्या होगा, 5 3 15 30। अब इसका औसत कितना निकल के आया, औसत इसका 30 निकल के आया। तो देखिए, अब हम प्रत्यावर्ती धारा में भी इसका यूज करेंगे, बहुत आपको औसत क्लियर हो गया होगा। तो देखिए, अब प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान निकालें बहुत ही आसान तरीके से। तो प्रत्यावर्ती धारा का फॉर्मूला क्या होता है,
प्रत्यावर्ती धारा का फॉर्मूला होता है I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या होता है? I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये प्रत्यावर्ती धारा का फॉर्मूला है, I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखिए, आप ग्राफ जो मैंने आपको शुरुआत में समझाया था उसको एक बार और समझ लीजिए। तो देखिए, ग्राफ कैसे बनता है? प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती विभव का एक जैसा ग्राफ बनता है। तो ग्राफ किस तरीके का बनता है? अर्धे चक्र है, आधा चक्कर ये पूरा किया और नीचे का आधा चक्कर पूरा करके एक चक्र बना लेगा। तो देखिए, जितना दूरी इसमें कवर करता है ना ग्राफ, उतना ही यहाँ पर भी होता है। यानी कि जितना क्षेत्रफल इसके अंदर है उतना ही क्षेत्रफल इसके अंदर है। थोड़ा आपको बड़ा दिख रहा होगा, वो गलती से बन गया, लेकिन जो एक्चुअल होता है जितना दूरी यहाँ पर तय करता है उतना ही यहाँ पर, क्योंकि ऊपर जितना क्षेत्रफल है उतनी नीचे है। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या निकाल लेंगे? पहले अर्ध चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। अगर हम इसका निकाल लें तो इसका निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए कैसा है, जो y है और जो x अक्ष है और जो y डैश है। ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पर प्लस होता है। ठीक है, ऊपर वाले में प्लस होता है और नीचे वाले में माइनस होता है। बस बात यहीं पर है। अगर हम पहले अर्ध चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान निकाल लें तो क्या आएगा? प्लस में आएगा। अगर अब जितना औसत मान ऊपर आएगा उतना ही नीचे आएगा, लेकिन नीचे वाला जो आएगा उसमें हम माइनस कर देंगे, वो भी आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आपको ग्राफ क्लियर अच्छे से हो गया है, ऐसा मेरा मानना है। तो आप समझते हैं, अर्ध चक्र के लिए, पहले अर्ध चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान निकाल लें हम। ठीक है, पहले अर्ध चक्र के लिए औसत मान। ठीक है, पहले अर्ध चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। अब कैसे निकलेगा पहले अर्ध चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान? तो आपने औसत समझ लिया। वहां पर तो भाई स्टूडेंट के नंबरों का औसत हम निकाल रहे थे, और यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं? प्रत्यावर्ती धारा का औसत। तो अगर हम धारा का औसत निकाल रहे हैं, अगर हम क्या कर रहे हैं, आई जो धारा है हम उसका औसत निकाल रहे हैं, तो आई औसत, धारा का औसत निकाल रहे हैं तो क्या होगी? टोटल धारा बटे नंबर ऑफ धारा। कितनी धारा है? नंबर, एन का मतलब यही है ना, तो हम लिख लें नंबर ऑफ धारा। करंट में हम लिख सकते हैं, लेकिन हम आपको थोड़ा हिंदी में समझा रहे हैं ना, आप यूपी बोर्ड के छात्र हैं इसलिए। तो आई औसत बराबर टोटल धारा बटे नंबर ऑफ धारा। तो अगर हम निकालना चाहें तो निकालते हैं। ये धारा का औसत मान निकालने के लिए आपको थोड़ा सी दिक्कत होगी। देखिए, जो औसत होता है उसको हम इंग्लिश में मीन कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में मीन कहते हैं, तो इसका हम पहला अक्षर लेंगे एम। तो हम लिख सकते हैं आई मीन। औसत की जगह, औसत अच्छा नहीं लगता ना बार बार लिखने में, तो हम क्या करेंगे? आई मीन ले लेंगे। ठीक है, तो जो हो गया प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान बराबर। अब ये कह रहा है टोटल मान, यानी कि टोटल धारा क्या होगी? आपको टोटल धारा निकालने में थोड़ा सी दिक्कत आएगी। तो थोड़ा आप समझिए, इसको बारीकी से इसको समझिए। एक बार फिर मैं आपके सामने ग्राफ ले आया हूँ आपको बारीकी से समझाने के लिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, है ना, दिक्कत नहीं आनी चाहिए कोई आपको। तो देखिए, इसका एक चक्कर पूरा होता है यहाँ तक, तो हमने माना टी समय में इसका ये पूरा चक्कर हुआ, एक चक्कर। जब टी समय में हुआ तो हम अर्ध चक्र के लिए निकाल रहे हैं, तो अर्ध चक्र के लिए समय हो जाएगा टी में 2 का भाग कर देंगे तो आधा समय आ जाएगा। अर्ध चक्र के लिए आधा समय लगेगा, वो तो लगेगा ही। जो क्या है, नंबर ऑफ धारा है ये, यानी कि नंबर है, T/2 इतना क्लियर है कि लगेगा। ठीक है, अब हमको टोटल धारा निकालनी है, यानी कि 0 से जब ये स्टार्ट हुआ था चलना, तो ये कितनी दूरी तय की, यानी कि टोटल धारा यहाँ से यहाँ तक, समझिएगा, यहाँ से यहाँ तक आने में उसने कितनी दूरी तय की, यानी कि टोटल धारा, कितनी धारा है यहाँ से यहाँ तक। अब हमने माना कि ये तो छोटा समय के लिए है ना, थोड़ी समय के लिए हमने माना
जो आई धारा है, क्या हमने माना, जो आई धारा है, ठीक है, वो dt समय में, आई धारा है जो वो dt समय में यहां तक आई, ठीक है, आई धारा है जो dt समय में यहां तक आई। अब हम क्या कर देंगे, लेकिन कितने समय में, t/2 समय में यहां तक आई, लेकिन समय कितना लगा, t/2 लगा। तो हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। जो जीरो से स्टार्ट हुई थी चलना, जीरो से चलना स्टार्ट हुई थी और समय कितना लगा था, t/2। तो जीरो से t/2 तक के लिए हमने समाकलन कर दिया i इंटू डी टी का, ठीक है। एक बार फिर से समझिए, जो धारा है उसको यहाँ से यहाँ तक आने में dt समय लगा, ये टोटल धारा यहाँ तक हुई, लेकिन ये तो धारा ही बस हुई, यहाँ से यहाँ तक आने में धारा हुई ये, लेकिन हमको टोटल धारा निकालनी है। तो टोटल धारा के लिए हमको टोटल समय चाहिए होगा, तो टोटल समय जीरो से t/2 तक इसको लगा समय, तो हमने ये निकाल दिया। तो हम टोटल धारा की जगह हम क्या लिखेंगे भाइयों, टोटल धारा की जगह हम लिखेंगे, टोटल धारा की जगह हमको क्या लिखना है, समाकलन करेंगे जीरो से t/2 तक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आई इंटू डी टी, आई इंटू डी टी। अब नंबर ऑफ धारा कितनी है, t/2, ठीक है। तो क्या हुआ, t/2 है, जब जो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए आई एम, दो ऊपर गया, 2/t हो जाएगा, ठीक है। और समाकलन जीरो से t/2 आई इंटू डी टी। तो ये बस इतना हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप आवर्तकाल जानते हैं। देखिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा प्रत्यावर्ती धारा अथवा अथवा विभव से संबंधित कुछ परिभाषाएं, उसमें क्या क्या आएगा, आवर्तकाल आएगा, आवृत्ति आएगा, शिखरमान आएगा और कला आएगा और आयाम आएगा, ठीक है। ये सब आएंगे, तो उस वीडियो को मैं बहुत ही जल्द बनाऊंगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जा करके देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो देखिए आवर्तकाल जो टी होता है, आवर्तकाल तो टी होता है, उसकी वैल्यू इसमें क्या होती है, जो प्रत्यावर्ती धारा अथवा प्रत्यावर्ती विभव में, तो इसकी वैल्यू 2π/ω होती है इसमें, ठीक है। तो इसको अभी आप याद कर लीजिए, ठीक है, बाद में आपको क्लियर हो जाएगा। तो 2π/ω, तो हम यहां से क्या करेंगे, आई एम, अब टी की जगह रख सकते हैं क्योंकि ये टी आवर्तकाल ही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टी की जगह रख देंगे, तो टी की जगह रख दीजिए, जैसे जैसे आपने टी की जगह रखा, ठीक है। आप क्या रखेंगे, 2/t है, तो अब टी की जगह आप लिखेंगे 2π/ω। देखिए मैं आपको यहाँ पर क्लियर करता हूँ, जैसे आया 2/t लिखा है आपका, ठीक है। तब टी की जगह क्या लिखना है, अब देखिए अंश है, हर में कुछ नहीं है तो एक हो गया। अब जो टी की जगह क्या लिखना है, 2π/ω। तो अब क्या करना है आपको, जो ऊपर जाएगा और बीच वाला बीच वाले के साथ आएगा, तो क्या हो जाएगा, 2ω/2π। तो 2 से 2 कटा, क्या बचेगा, ω/π, इतना बचेगा। तो हम सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, सीधे सीधे हम ω/π लिख सकते हैं, ω/π, 2/t की जगह ω/π लिख सकते हैं, ठीक है। अब जीरो से, अब देखिए t/2 है, अब क्या है, अब थोड़ा देखिए अच्छे से, 2/t लिखा था तो क्या वैल्यू आई, ω/π। अब t/2 है, उल्टा कर दिया है, तो हम इसका भी उल्टा ही कर देंगे, π/ω आ गया, ठीक है, π/ω आ गया। तो आप क्या करेंगे, आई इंटू डी टी दिया गया है अंदर ही, ठीक है, आई इंटू डी टी दिया गया है। अब आई एम को देखिए, फिर से देखिए, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ω/π, जीरो से हो गया π/ω। अब देखिए शुरुआत में, आप देखिए शुरुआत में बिल्कुल चले जाइए, क्या दिया गया है, आई बराबर I0 sin ω t। तो हम क्या लिख सकते हैं साथियों, आई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आई की जगह हम लिख सकते हैं I0 sin ω t लिख सकते हैं आई की जगह, तो आप लिख दीजिए। तो क्या लिख देंगे, I0 sin ω t इंटू डी टी, आप लिख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से आपने लिख दिया। हम क्या करेंगे, I0 को हम बाहर ले आएंगे, अब आई एम ω/π इंटू I0 को हम बाहर ले गए, कॉन्स्टेंट है इसलिए हम इसके बाहर ले गए। अब समाकलन करने की बारी आती है, अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपको समझ में आ जाएगा समाकलन हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो I0 sin ω t,
आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये आपने कर दिया। सॉरी, ये आई नॉट तो हम बाहर ले गए हैं, इसको हमने आई, अब क्या बचा है अंदर, आई नॉट जब बाहर चला गया तो बचा साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, इतना बचा हुआ है। तो अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, साइन ओमेगा टी का समाकलन करेंगे, साइन ओमेगा टी इंटू डी टी का। तो हम क्या करेंगे, आई एम ओमेगा पाई इंटू आई नॉट। अब देखिए साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी का समाकलन क्या होगा, माइनस कॉस ओमेगा टी। ये क्यों होगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है, अगर हम फॉर्मूला देखें साइन थीटा, साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। ठीक है, लेकिन थीटा की जगह क्या है, ओमेगा टी है, थीटा की जगह क्या है, ओमेगा टी है, बस बात इतनी है। अब देखिए थीटा की जगह ओमेगा टी है तो ओमेगा टी रख दिया, लेकिन यहाँ तो टी बस होना चाहिए, यहाँ तो ओमेगा एक्स्ट्रा दिया है, इसलिए ये नीचे चला जाएगा 1/ओमेगा। ठीक है, जैसे आप देखिए, जैसे साइन, अगर यहाँ पर होता साइन ओमेगा थीटा, ठीक है, इसको आप समझिए, यहाँ पर होता साइन ओमेगा थीटा होता तो क्या हो जाता है, यहाँ पर माइनस कॉस ओमेगा थीटा इंटू 1/ओमेगा हो जाता। ठीक है, हम वैसे ही यहाँ पर करेंगे, तो माइनस कॉस ओमेगा टी इंटू 1/ओमेगा, तो ये अब हो चुका है, क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में था तो माइनस कॉस ओमेगा टी इंटू 1/ओमेगा हो गया है। अब हम इसको लिख देंगे, तो क्या हो गया, जीरो, जीरो से कितना था, पाई बाई ओमेगा, तो पाई बाई ओमेगा आपने रख लिया। अब यहाँ पर क्या लगेगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आई एम ओमेगा पाई इंटू आई नॉट, ये दिया गया है। अब देखिए साथ क्या दिया गया था, 1/ओमेगा, 1/ओमेगा को हम बाहर ले जाएंगे, ठीक है, 1/ओमेगा, आई नॉट ओमेगा हो गया। अब अंदर क्या बचा, अब जो माइनस का चिन्ह था हम इसको बाहर ले गए माइनस को, ठीक है, माइनस कॉस ओमेगा टी था तो माइनस को हम बाहर ले गए, क्या बचा, कॉस ओमेगा टी, जीरो से पाई बाई ओमेगा। ठीक है, अब हम टी की जगह लिखेंगे, पहले क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है, पाई बाई ओमेगा, और लोअर लिमिट है जीरो, तो क्या हुआ, आई एम, ओमेगा से ओमेगा कट गया तो क्या बचा, माइनस आई नॉट अपॉन पाई। अब देखिए कॉस ओमेगा, अब टी की जगह हम लिखेंगे पाई बाई ओमेगा, ठीक है, तो माइनस कॉस ओमेगा, और टी की जगह हम लिखेंगे जीरो, तो अब क्या आया देखते रहिए बस, तो आई एम माइनस आई नॉट पाई, अब ओमेगा से ओमेगा कट गया तो क्या बचा, कॉस पाई बचा, माइनस ओमेगा इंटू जीरो, कॉस जीरो बचा, कॉस जीरो। अब आप देखिए कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, तो कॉस पाई की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, यहाँ मैं आपको निकाल करके दिखाता हूँ। देखिए कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, 180 होती है, तो हमने 180 लिख लिया। अब देखिए अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 90 लिख सकते हैं, 90 प्लस 90 लिख सकते हैं। तो क्या होता है यहाँ पर, जब यहाँ पर 90 और 270 होता है तो उसका मान बदल जाता है, तो कॉस क्या हो गया, साइन में, कॉस किस में बदल गया, कॉस बदल गया साइन में। और क्या होता है साइन, और जो कॉसेक होता है, साइन किस में बदल जाता है, साइन कॉस में बदल जाता है, कॉस साइन में बदल जाता है ना। तो देखिए साइन और कॉसेक यहाँ पर प्लस के होते हैं, 90 प्लस 90, तो साइन और कॉस प्लस में रहते हैं, और यहाँ पर कॉस है तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस साइन क्या हो जाएगा, माइनस साइन 90 बन जाएगा जी। तो माइनस और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो क्या आ गया, जो आपको पता हो गया क्या हो गया, आई एम माइनस आई नॉट अपॉन पाई, अब कॉस 180 की वैल्यू -1, ठीक है, तो आई एम क्या निकल के आया, आई एम निकल के आया जो -2 हो गया, तो यहाँ पर 2 आई नॉट अपॉन पाई, ये क्या हो गया, पहले अर्धचक्र का मान आ गया, पहले अर्धचक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान आ चुका है। अब ये पहले अर्धचक्र के लिए है, ठीक है, ये पहले अर्धचक्र के लिए, और दूसरे अर्धचक्र के लिए क्या होगा, अगर हम ये पहले
अर्ध चक्र, ठीक है। पहले अर्ध चक्र के लिए औसत मान है ये, और दूसरे अर्ध चक्र के लिए क्या होगा, अगर हम दूसरे अर्ध चक्र के लिए औसत मान हम निकालें तो हो जाएगा Im माइनस 2I0 अपॉन पाई। अब यहाँ समझिए, यहाँ पर प्लस और माइनस क्यों है, देखिए इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ऊपर और ये बन गया। तो ऊपर क्या रहता है, प्लस का रहता है, ये एक्स अक्ष है, वाई और वाई डैश, यहाँ पर प्लस रहता है, यहाँ नीचे माइनस का रहता है। अब देखिए क्षेत्रफल तो एक ही है तो मान भी एक ही आएगा, जब क्षेत्रफल एक है मान एक आएगा, लेकिन ऊपर प्लस का आएगा क्योंकि प्लस का, और नीचे आएगा माइनस का क्योंकि ये माइनस का है, इसलिए आया। अब देखिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान आ गया है। अब हमको क्या निकालना है, प्रत्यावर्ती विभव का औसत मान। हमने आपको शुरुआत में कहा था ना, आपको प्रत्यावर्ती विभव निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर Im दिया है, Im 2I0 अपॉन पाई। और यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली हमको Vm कर देना है। तो Vm बराबर क्या हो जाएगा, 2V0, I0 की जगह हम लिख देंगे V0 अपॉन क्या हो जाएगा पाई, V0 अपॉन पाई, और Vm हो गया जी। और हम दूसरे अर्धचक्र के लिए क्या हो जाएगा, 2V0 अपॉन पाई। देखिए कितनी आसान तरीके से हमने निकाल दिया है। अगर आप और अच्छे से निकालना चाहते हैं इसकी वैल्यू तो आप निकाल सकते हैं। जैसे हम 2 अपॉन पाई करें, 2 अपॉन पाई की वैल्यू क्या होती है, 2 अपॉन पाई की वैल्यू 3.14। अगर हम अच्छे से निकालना चाहें, अगर 3.14 का भाग हम दें 2 में तो क्या आएगा, 0.637 आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, Im, और बिल्कुल क्लियर कर दे रहा हूँ मैं आपको, 0.637 इंटू I0, ठीक है। Im की वैल्यू ये हो गई, और Vm की भी निकालना चाहें तो 0.637 V0, बस। अब देखिए, अब यहीं पर वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, एक बात और, अगर आपको किसी भी टॉपिक पर दिक्कत है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।